जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 1 सितंबर और 30 अगस्त और 31 अगस्त के भी करंट अफेयर एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि सैटरडे को जो है हमारा वीडियो नहीं आ पाया था। ठीक है, तो चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज की पॉजिटिविटी देखें। अनमोल वचन है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, अपनी जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। देखो प्रिय साथियों, सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है, चंद्रमा की खुद का प्रकाश नहीं है। प्रैक्टिकल वे पे देखें, पृथ्वी का भी अपना स्वयं की उष्मा पृथ्वी के पास नहीं है, लेकिन ये तीनों तत्वों की वजह से ही जीवन क्या हो रहा है, संभव हो पा रहा है हमारे धरती पे। उसी प्रकार से जीवन में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक, हमारे पेरेंट्स, हमारे चाहने वाले, हमारे बारे में सोचने वाले लोग जो हैं वो तुलना करते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो ऐसा है, ढिकाना व्यक्ति ऐसा है, अमकाना ऐसा है और ढिमकाना ऐसा है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, हमें किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपने आप में बहुत अमूल्य है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता है अपनी चीज़ों के लिए। तो तुलना करने के बजाय अपने पर्सनालिटी पे, अपने ऊपर जो है ध्यान देना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाता है व्यक्ति। याद रखिएगा, तुलना करने से सिर्फ और सिर्फ आप कम या ज़्यादा आंक सकते हैं, लेकिन उसके सिवा कुछ नहीं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया था? तो मध्य प्रदेश ने किया था और 10 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आइए देखें। रजनी जो है नई आई है और वो थैंक यू सर और ऐसे कर रही हैं। तो रजनी, आपका स्वागत है, नमस्कार, और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है, उसके बाद है साक्षी, हर बार की तरह बिल्कुल सही आंसर देती हुई। साक्षी ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? मैं आप सभी को बता दूं, यहां साफ साफ लिखाया होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ का उपयोग यज्ञ और उसके अनुष्ठान और उसके विधि विधान से संबंधित जानकारी प्रदान करता है ब्राह्मण ग्रंथ। और सभी वेद, कौन कौन से वेद हैं हमारे पास? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद त्रय किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, अथर्ववेद शामिल नहीं है इसमें। इनकी विशेषताओं पे हम चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। आज हम जानेंगे कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें यज्ञ, अनुष्ठान और विधि विधान वाला ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में जानते हैं, वो हमारे वैदिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। तो ऐत्रेय और कौशितकीय, यहां लिखाया होगा, कौशितकीय और ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। उसी के बाद हम जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ में पंचविश और तांड्य ब्राह्मण, ये जो है किससे संबंधित है? तो आपका ये है आपका सामवेद से, है ना। पंचविश तांड्य ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, और गोपद ब्राह्मण जो बी ऑप्शन है वो अथर्ववेद से संबंधित है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा से एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि लघु उद्योग भारत का रोजगार सृजन देने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसके माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से भारत में प्रोडक्ट्स जो हैं वो उत्पादित किए जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर उसका
व्यापार किया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और लोगों को अर्थ की प्राप्ति भी हो रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर साल 30 अगस्त को, यहाँ 29 अगस्त लिखा गया है लेकिन ये क्या होगा, 30 अगस्त होगा। तो हर साल 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, जो कि लघु उद्योग करने वाले व्यक्तियों को, लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों को, लघु उद्योग में समर्पित होने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना, देश में रोजगार के अवसर पैदा करना, यह मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक योगदान की बात करें तो लघु उद्योग देश में अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, साथ ही साथ रोजगार सृजन भी करता है, सांस्कृतिक संरक्षण करता है। लघु उद्योग स्वदेशी हस्तशिल्पकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा मंच है। स्वदेशी जो बढ़ाई है, जो कपड़ा बुनते हैं, जो आपका गद्दा जो होता नहीं है, बैठ में जो लगता है गद्दे वगैरह का, ये छोटे छोटे बुनकर लोग भी बहुत इसमें योगदान प्रदान करते हैं। इसलिए सांस्कृतिक परंपरा का भी एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है। 30 अगस्त 2000 से ये चालू हुआ था और हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। ठीक है, चलें आगे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किन दो मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, और जो टोटल नंबर ऑफ चीफ जस्टिस होते हैं उसकी संख्या 34 वो है, पूरी हो चुकी है। तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली, ये दो लोगों को राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, आपका राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इसका सिलेक्शन या इसकी जो सिफारिश है वो 5 सदस्यीय कलेजियम ने दी थी। ये 5 सदस्यीय टीम होती है जो कि वरिष्ठता के आधार पर, कार्य के आधार पर, अनुभव के आधार पर ये सिफारिश करती है राष्ट्रपति के पास कि फलाने व्यक्ति को जो है चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए, मतलब न्यायाधीश बनाना चाहिए। तो उसके आधार पर राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति की है। अब मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के कुल स्वीकृत शक्ति 34 जज पूरी हो चुकी है ना। मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाई कोर्ट के रहे हैं कौन, आलोक आराधे जी, और विपुल पंचोली जी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं पटना हाई कोर्ट के। ठीक है, तो ये दोनों अभी वर्तमान में न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो गए हैं। 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है मिस्र में। कहाँ किया जा रहा है? मिस्र में किया जा रहा है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। इसमें भारत की भी सेना 700 से अधिक लोग सैनिक जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक सेना, नौसेना और वायुसेना मतलब त्रिसेवा बहुपक्षीय अभ्यास है। 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक चलेगा। 1980 में चालू हुआ है। सबसे पहले मिस्र और अमेरिका के बीच में हुआ था। अब ये त्रिसेवा के रूप में कार्य करता है, जिसमें सभी देश एक दूसरे को सहयोगात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में, जैसे देख सकते हो कि लाइव फायरिंग अभ्यास होगा, कमांड पोस्ट अभ्यास होगा, आधुनिक युद्ध परिदृश्य परीक्षण होगा, साइबर युद्ध से बचना कैसे है, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। एक दूसरे को अपनी सेवा आदान प्रदान करेंगे और वैश्विक रक्षा सहयोग को सक्रिय करने के लिए एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है ये त्रिसेवा आपका सैन्य अभ्यास। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? ये वो व्यक्ति है जो 2016 के समय नोटबंदी में इन्होंने भारत को संभाला था। ये वो व्यक्ति है 2017 के समय में जब जीएसटी के समय में भारत की अर्थव्यवस्था को चरमराने नहीं दिया था, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया था। नन अदर देन उर्जित पटेल जी। सम्मान बनता है। ऐसी परिस्थिति थी नोटबंदी के समय में कि पूछो मत,
हाहाकार मचा था, घर में खोजते थे, कोई 500 नहीं छुपाया है, कोई 1000 नहीं छुपाया है। मम्मियों के पास से सबसे ज्यादा पाया गया है 500 का नोट। ठीक है, चलो। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक हो गए हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। पहले भी इनको अनुभव रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के में कार्य करने का। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं। आरबीआई का कार्यकाल रहा है। नोटबंदी के समय में रहे हैं, जीएसटी के समय में 2017 में रहे हैं, मैंने बता दिया। भारतीय रिजर्व बैंक से प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ है। मुंबई में मुख्यालय है। संजय मल्होत्रा वर्तमान के गवर्नर हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे, आ जाओ। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी देशों के बीच मिलकर वार्षिक सैन्य अभ्यास सुपर गरुड़ शील्ड 2025 की शुरुआत की है? तो वो है इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में ये हुआ है। एक्चुअली ये बहुउद्देशीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सिंगापुर है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है, दक्षिण कोरिया है। ये सभी देश इसमें शामिल है। लेकिन वर्तमान में इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में ये चल रहा है। 2009 से ये चालू हो चुका है। सैन्य बलों को युद्ध तत्परता को बढ़ाना, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, क्षेत्रीय स्थिरता सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, एक दूसरे को अपनी सुरक्षा का साझा करना मुख्य उद्देश्य है इसमें। ठीक है, तो इतना ही याद रखें, ज्यादा अच्छा है। सुपर गरुड़ इंडोनेशिया और अमेरिका। ठीक, अमेरिका। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल नामक राज्यव्यापी अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक चलाने की घोषणा की है? देखो भाई, माथा को फोड़ डालें, सर को फोड़ डालो, समझा समझा के थक जाओ, लेकिन व्यक्ति गाड़ी को भुर्र भुर्र भगाना चालू नहीं करेगा। बच्चों को गाड़ी दे देते हैं। हाल फिलहाल में मैं आ रहा था घर से ऑफिस, एक बच्चा एक कॉलर खड़ा करा हुआ है और मेरे सामने से ऐसे करके काट के निकाला। मैं बोले, हे प्रभु, इसको बचाना, ईश्वर इसकी रक्षा करना। क्या है, अभी टेस्टोस्टेरोन आ रहा है ना बॉडी में, तो जैसे इस टेस्टोस्टेरोन ऊपर हुआ तो देख गाड़ी का एक्सीलेटर आगे बढ़ने लग जाता है। समझ सकते होगे ना आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय साथियों, और ये अच्छा नियम है। हेलमेट लगाओगे तभी आपको पेट्रोल मिलेगा। ये नियम उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। सड़क सुरक्षा के लिए मृत्यु दर को कम करना है। सड़क सुरक्षा के सड़क हादसे में जो मृत्यु हो रही है उसको रोकना है। और ये एक इतनी अच्छी पहल है कि वर्तमान में गाड़ी चलाने का रवैया बहुत ही खराब हो गया है, और गाड़ी चलाने में महारत हासिल करके रखी है हमारे यहाँ की दीदी बहनी, तो सब के सब एक्सीलेटर छूटता ही नहीं हाथ से। एक बार ऐसे कर दिए तो क्यों नीचे करना है, ऐसा भी होता है। तो भाई आराम से गाड़ी चलाएं। ठीक है, चलो। हाल ही में भारत सरकार ने किस वरिष्ठ राजनयिक को कनाडा का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया है? ठीक है, हाई कमिश्नर किसको किया भाई? दिनेश के पटनायक को। ठीक है, ये तो हुई है, भारत किया है कनाडा में, और भारत में कनाडा ने किया है। जिनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर कुटर। ठीक है, भारत कनाडा के नए दूत हैं। ये 2 नियुक्ति हुई है, इसे आप याद रखें। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। चलो, अगला है, भारत सरकार ने 2025-2031 तक की अवधि के लिए 25,000 करोड़ की निर्यात संवर्धन मिशन का प्रस्ताव रखा। इस निर्यात संवर्धन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क के प्रभाव से राहत दिलाना। भारत के जितने भी निर्यातक हैं, अमेरिका भाई 25% से क्या कर दिया? 50% कर दिया। ठीक है, टैरिफ को। अब व्यापार तो रुकेगा नहीं। मोदी जी गए कहाँ अभी? चीन में, चीन की यात्रा में है। चीन की यात्रा में भी उन्होंने बताया है कि मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन हाँ भाई, जो व्यापार कर सकता है उस व्यापारिक गतिविधियों में हम साइन करके आएंगे, समझौता करके आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसी वजह से 25,000 करोड़ रुपए का निर्यात संवर्धन मिशन का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि निर्यात प्रोत्साहन दिया गया है कि हम चिंता मत करो, आपका व्यापार रुकेगा नहीं, हम आपकी चीज़ों को निर्यात करेंगे। क्योंकि भारत सरकार का भी उसमें क्या है, एक फायदा है। जितनी निर्यात होंगी वस्तु उतना टैक्स मिलेगा, और जितना टैक्स मिलेगा उतना भारत की जो है सिंचित निधि बढ़ेगी, जो भारत का फंड है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो। नुकसान हुआ है अभी
बहुत नुकसान है हम लोग को। अभी नुकसान ऐसा है कि लगभग ना 27.35 डॉलर अरब रुपए का हमको नुकसान हो रहा है अमेरिका के इस टैरिफ को चालू करने की वजह से। लेकिन अगर कुछ व्यापार कर रहे हो, मान के चलो ऐसा सोचो कि आप एक बहुत बड़ा सोचते हैं, हीरे के व्यापारी हो, आप एक हीरे के व्यापारी हो। अब हीरे का सप्लाई आप कर रहे थे, मैं बिलासपुर में हूं, मान के चलो बिलासपुर से आप कर रहे हो कोरबा वाला बोला कि रास्ते में भाई अब तो आपको टैक्स लगेगा हीरा लाने का। रास्ते में पुलिस मिला आपको, बोला कि भैया मेरे को आपको पहले आप 50,000 देते थे, अब आपको 3 लाख देना पड़ेगा, 5 लाख देना पड़ेगा। तो आप बोलेगा ये भैया 10 गुना बढ़ा दिया रेट, ये दादा कैसे करूँगा मैं, मेरा इनकम तो वही है ना। तो आपने रास्ता निकाला कि अब मैं कोरबा में नहीं दूंगा, अब मैं कहाँ दूंगा, अब मैं जो है कहाँ दूंगा, तो आपका रायपुर में दूंगा है ना, रायपुर में, धमतरी में, दुर्ग में दूंगा। तो ऐसे करके उसने अपने सेंटर बढ़ा लिए और 50,000 रुपये वही टैक्स दे रहा है पुलिस वालों को। लेकिन ये एक अवैध काम की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये सब करना नहीं, समझे। तो उदाहरण दे रहा हूँ बस, मैं ये सब चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ, है ना। तो आप क्या करोगे, 4 नए सेंटर्स बना लिए और आपने अपना आयात का या आप जो अपना हीरे का जो है वो क्वांटिटी बढ़ाकर ज़्यादा माल सप्लाई करने लगे। एक जगह बंद हुआ लेकिन 4 जगह तो चालू हो गया। तो वही स्थिति है। तो शुरुआत में नुकसान हुआ जब तक आपने अपने कस्टमर नहीं बनाए थे, रायपुर दुर्ग वाले लोगों को नहीं बनाए थे, तब तक नुकसान हुआ। फिर जब चालू हो गया तो वापस फ्लो में आ जाएगी चीज़ें। तो वही चीज़ें चल रही हैं अभी भारत में। 27 अगस्त 2025 को चालू किया था, 25 की जगह 50%। हाल ही में किस देश ने स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना दिया है? दक्षिण कोरिया। कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। मोबाइल तो स्कूल में लड़का लोग को ले जाने ही नहीं देना चाहिए। पूछो क्यों? पढ़ने के लिए जा रहा है, मोबाइल लेके जाएगा तो कहां ध्यान लगेगा? उसको तो इंस्टाग्राम रील पलटाने में जाएगा। और आप लोगों को यह पता होगा कि जो इंस्टाग्राम रील है वो प्रॉपर मोनेटाइज होता है। किससे? तो इंस्टाग्राम मेटा के द्वारा। जैसी चीजें आप देखना चाहोगे वैसे ही रील आपके में स्क्रॉल होते रहेगा। इसीलिए व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता है, चलाना नहीं छोड़ पाता है। मैं बीच बीच में अपने इंस्टाग्राम आईडी को बंद कर देता हूं, मतलब डीएक्टिवेट कर देता हूं। क्यों करता हूं? रीजन यही है कि मैं कहीं उसका एडिक्ट ना हो जाऊं। तो स्कूल जाएगा बच्चा तो वहां क्या करेगा? इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसलिए अच्छा किया भैया, दक्षिण कोरिया भारत में भी लगना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया नहीं चला सकते। नीदरलैंड में स्कूल में मोबाइल बंद है। फ्रांस में 15 साल के बच्चा जो है सोशल मीडिया का चला सकता है, लेकिन माता पिता की अनुमति चाहिए। जर्मनी से 13 से 16 साल के बच्चों को केवल माता पिता की सहमति से सोशल मीडिया मिलेगा। अमेरिका में 14 साल से कम उम्र वाले सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, लेकिन मामला अदालत पे अभी विचाराधीन है। चीन और इटली में स्कूल में मोबाइल इस्तेमाल करना बंद है। इसमें भी ये है कि अभी इसमें भी दक्षिण कोरिया जो है बोला है कि अगर पढ़ाई लिखाई के काम के लिए मोबाइल उपयोग कर रहा है तो वो ले जा सकता है। लड़का लोग इतना ज़्यादा खतरनाक है, मोबाइल लेके जाएगा, पढ़ाई कर रहे लगेगा सर मैडम को ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री को, लेकिन देख क्या रहा है? वेब सीरीज। तुरंत पलटा के, इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, छुपा के वेब सीरीज देख लेगा। तो नियंत्रण करना जरूरी है लड़का लोग के लिए, लेकिन रोक नहीं सकते। बच्चे मन के सच्चे। ठीक, चलो। भारत ने हाल ही में किस नीति के तहत अपना पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है? बायो 3 नीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए इसके तहत चालू किया है। कौन है इसके मंत्री? भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब ये होगा क्या? तो जितने भी पौधे हैं, जीव जंतु हैं, आसपास हमारा इकोसिस्टम है, उससे प्राप्त अपघटित पदार्थों से ऐसे पदार्थ बनाना जिसका उपयोग मानव अपने उपयोग के लिए कर सकता है, तो वो इको फ्रेंडली हो जाएगा।
नए नए जेनेटिक्स से नए बीजों का विकास करना, जिससे कि हाइब्रिड मॉडल में अच्छे पोषक तत्वों वाले अनाज की उत्पत्ति हो सके। ऐसे ब्रीड्स बनाना, जैसे कि ब्रॉयलर चिकन है, वो तो बहुत खतरनाक है, सबको इंजेक्शन लगा रहे हैं और उसको व्यक्ति खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ब्रीड बनाना जो कि वो भी कृषि है एक प्रकार से। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी उर्गी पालन करना, मुर्गी उर्गी है ना। तो वो सब सारी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए ये बायो E3 नीति इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है। लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वदेशी चीज़ों पे डिपेंडेंसी आएगी, स्वदेशी विकास होगा, आसपास का इकोसिस्टम हेल्दी होगा, ठीक है, प्रदूषण नहीं होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1971 में बना है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। बता दिया हूँ जितेंद्र सिंह जी कौन है, मंत्री हैं इसके। हाल ही में रियो हार्डाटो चिली में स्थित दूरबीन से देखा गया है 3I एटलस नामक एक धूमकेतु। ये किस प्रकार का है? तो ये है एक अंतरतारकीय पिंड है। अंतरतारकीय पिंड मतलब ये गुजर जाएगा ऊपर से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका नामकरण इसी के आधार पर किया जा रहा है। 3I इसलिए है कि ये तीसरा नंबर का देखा गया है। दूरबीन का नाम क्या है? दूरबीन का नाम है हर्टाडो एटलस सर्वेक्षण दूरबीन नाम है इसका, ठीक है। एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम इस दूरबीन का नाम है। नासा द्वारा यह वित्त पोषित किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है। हवाई नहीं होगा, वो हार्वर्ड होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। चिली में, दक्षिण अफ्रीका में ये है, यहाँ से इसे देखा गया है और ये धूमकेतु ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो है आपका पहला नंबर का था ओमुआमुआ पहला, ठीक है, जिसको देखा गया था। दूसरा है ब्रोविस्व, ठीक है, ब्रोविसो। और तीसरा है एटलस। ये एटलस अच्छा है, बाकी वावा ये क्या है, वावा, ठीक है। ये टेलीस्कोप से देखा गया है, इतना ही सफिशिएंट है। हबल स्पेस टेलीस्कोप। हाल ही में 2025 ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा का स्थान दूसरा नंबर का रहा है। लगातार 26 बार, कितने बार? लगातार 26वें बार ये सेकंड पायदान में रहे हैं, है ना। तो एक अनोखी उपलब्धि है इनकी। तीसरे बार में ये जीते थे। फेंका कितना दूर का भाला? तो 85.1 मीटर का। लेकिन इसके खिलाफ जो खेल रहे थे पहले नंबर में आए जर्मनी के जूलियन वेबर, ये जो है पहले स्थान प्राप्त किए और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहाँ लागू किया गया है? तो ये है, कहाँ है भाई? गुजरात है, पुणे टोल प्लाजा है। उत्तर प्रदेश नोएडा टोल प्लाजा है। महाराष्ट्र नहीं, गुजरात के 84 टोल प्लाजा, गुजरात के 84 टोल प्लाजा में इसे लाया गया है। मेरे दिमाग में उतर गया था। कैसा टोल प्लाजा है? पूरा फ्री रहेगा। फास्टैग को जो है वो प्रॉपर क्या कर सकता है, तो अपने स्कैनर से स्कैन कर लेगा, आपका फास्टैग से पैसा कट जाएगा, लाइन नहीं लगेगी, आवागमन तेज होगा, प्रदूषण कम होगा, लोगों को लाइन नहीं लगना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ICICI बैंक के साथ समझौता हुआ है। हरियाणा के घरौंदा टोल प्लाजा में भी इसे चालू करने का प्रयास किया जा रहा है और जो है इसे पास कर दिया गया ICICI बैंक के द्वारा NH44 में, ठीक है। ये NH48 में है, तो याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लागू किया गया है। टारगेट किया गया है कि इस वर्ष जो है 25 टोल प्लाजा ऐसा बना दें जो कि मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम शुरू हो। वहाँ पर एक भी गेट नहीं मिलेगा, आपका प्रॉपर ICICI बैंक वाला जो है स्कैनर वो ट्रेस करेगा, जिसका पैसा है वो कट जाएगा, जिसके में पैसा नहीं है उसके में जो है आपका अपडेट हो जाएगा कि आपको इतना पैसा पटाना पड़ेगा, तब फास्टैग आपका रिचार्ज होगा, ठीक है। द्वारका दिल्ली मुख्यालय है। भारतीय संसद संस्थापक है इसका। संतोष कुमार यादव इसके अध्यक्ष हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नितिन गडकरी जी इसके मंत्री हैं। लेकिन ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं, बार बार आवागमन कर लेंगे और लाखों का बिल बना लेंगे फास्टैग का, लेकिन पैसा को नहीं पटाएंगे, ठीक है। चलो, हाल ही में BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है राजीव शुक्ला जी को। किसे? राजीव शुक्ला जी कार्यवाहक है ना, कार्यवाहक है। कार्यवाहक मतलब कि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है। इससे पहले IPL के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। राजीव शुक्ला जी कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बने हैं कि अभी
रोजर बिन्नी जी 70 साल की उम्र हो गई, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लोढ़ा समिति की सिफारिश से इन्हें बनाया गया है। ठीक है, किसकी सिफारिश से? तो लोढ़ा समिति। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 1928 चेन्नई में स्थापना हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन सा देश मोंडो ट्रैक बनाने वाला दुनिया का 25वां देश बन गया? तो हमारा भारत। हमारे भारत में मोंडो ट्रैक नहीं था। क्या होता है मोंडो ट्रैक? एथलेटिक्स में प्रॉपर रबर का ऐसे एक ट्रैक होता है जिसमें रनिंग करते हैं। ठीक है, वही ट्रैक है जिसको मोंडो ट्रैक के नाम से जाना जाता है। काफ़ी किफ़ायती होता है और काफ़ी मतलब एथलेटिक्स करने के लिए अच्छा ट्रैक होता है, जिसमें एथलीट्स का बॉडी खराब नहीं होता है। ठीक है, जैसे लिगामेंट इंजरी ये सब चीज़ इसमें कम देखने को मिलता है। पहले 24 देशों में था, भारत में बन गया है। ठीक है, और 2030 के राष्ट्रमंडल खेल और 2036 के ओलंपिक खेलों में ये काम आने वाला है। ठीक है, और कहाँ बनाया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। ठीक है, मोंडो ट्रैक। क्लियर? हाल ही में 28 से 30 अगस्त 2025 तक गोवा में आयोजित आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण का विषय क्या था? तो युवाओं को जोड़ना और हमारे भविष्य को आकार देना। युवाओं को वैश्विक स्तर पे कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं, भारत और कई आसियान देश के 65% और 35 साल से कम उम्र के हैं, जो कि युवा शक्ति हमारे आसियान देशों की, जो नवाचार के क्षेत्र में विकास करेंगे और भारत को जो है और विश्व को बेहतर बनाएंगे। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस इसके संस्थापक हैं। ठीक है, वर्तमान सदस्य हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, भारत, ये सब हैं इसके देश शामिल। ठीक है, चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। गोवा में फीडे वर्ल्ड कप 2025 आयोजित हुआ। नेपाल जो कि 5 से 27 सितंबर 2025 तक कला और संस्कृति का महोत्सव की मेजबानी करेगा। 23 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आईपीएल से संन्यास ले लिया रविचंद्र अश्विन ने। भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा कल्याण कार्य किया जा रहा है और समझौता रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता हुआ है पूर्व सैनिकों के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने निम्न में से किसे अपना उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? आपको इसका आंसर देना है। त्रयी नाम क्या है? तीनों वेदों को कहा जाता है। धर्म संघ का युद्ध है। धर्म हिंदू धर्म में 3 देवताओं का है। 3 मौसम को दर्शाता है। बताओ, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाते पढ़ाते बताया था, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सत्र समाप्त होता है, लंबा रहा, लेकिन इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।